Hello friends, welcome back to Text with Niket. I am CA Niket Sharma. Yes, you heard it right. I recently cleared my CA final both groups in December 21 examination with exemption in SFM, auditing and IDT. Today we are going to discuss case study number 4 and 5 of December 21 exam paper. This video is in continuation of last video of suggested answer. So without further ado, let's get started. देखते हैं हमसे फर्स्ट वाले MCQ में क्या पूछा हुआ है। फर्स्ट वाले एमसीक्यू में हमसे पूछा व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर एप्लीकेबिलिटी डिटर्मिनेशन ऑफ ALP इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। ठीक है, अब आप देखेंगे आपको ये डायरेक्ट आप इसमें पता नहीं कर सकते, पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना स्टडी मेट पढ़ना पड़ेगा। स्टडी मेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कॉस्ट प्लस मेथड दिया हुआ है, उसमें हमें क्या दिया हुआ है आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर दिस मेथड इज मोस्ट प्रोबेबली यूजफुल व्हेन सेमी फिनिश गुड्स आर सोल्ड बिटवीन रिलेटेड पार्टीज विद रिलेटेड पार्टी कंक्लूडेड जॉइंट फैसिलिटी एग्रीमेंट। ठीक है, आगे की बात है, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सेमी फिनिश गुड्स पे ये वाला मेथड लग जाता है, तो हम इस पे हमारा आंसर हो जाएगा ए कॉस्ट प्लस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा है, इफ द पेमेंट मेड बाय अपोलो INC टू मिस्टर राजेश इज नॉट कवर्ड बाय एनी ऑफ द स्पेसिफिक क्लॉज ऑफ UN मॉडल, तो हमें बताना है कि वो कमीशन इनकम कैसे टैक्स होगा। इग्नोर DTAA। ठीक है, अब यहाँ पे तो इग्नोर DTAA लिखा हुआ, पर इग्नोर ही करेंगे क्योंकि अब हमें DTAA में कुछ दे ही नहीं रखा है, तो उसको तो इग्नोर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि यहाँ पे ये UN मॉडल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इनका DTAA बना हुआ है। अब देखो सबसे पहले तो क्या होगा, अगर सोर्स पे है तो अगर सोर्स कंट्री अगर आपकी इंडिया है तो आपकी क्या है टैक्सेबल हो ही जाएगा, क्योंकि आपका वो सेक्शन 5 आ जाएगा अपना एक्यूराइज है, डीम टू एक्यूराइज इन इंडिया। और दूसरा आप कहेंगे रेसिडेंस भी हो सकता है। अब हमें देखना पड़ेगा इसमें, आप देखोगे अगर जो आपका मॉडल टैक्स कन्वेंशन वाला जो चैप्टर है उसके फर्स्ट पेज पे आप देखोगे, फर्स्ट सेकंड पेज पे लिखा हुआ है जो OECD मॉडल एडवोकेट्स रेसिडेंस टैक्स एंड UN मॉडल एडवोकेट्स सोर्स टैक्स। तो UN मॉडल जो ज़्यादातर एम्फेसिस देता है वो सोर्स टैक्स पे देता है। अब आप देखेंगे हमें यहाँ पे स्पेसिफिक तो बताया नहीं है कि DTAA में दे नहीं रखा, पर क्योंकि वो UN मॉडल के अकॉर्डिंग बना हुआ है तो चांसेस है कि वो सोर्स वाले को ही प्रेफर करेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं दो रीज़न होगा, एक तो सोर्स में तो लगेगा, रेसिडेंस में क्यों नहीं लगेगा उसका मैं रीज़न पता चला क्योंकि UN मॉडल है, UN मॉडल सोर्स टैक्स को एडवोकेट करता है। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा B। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा है, हाउ मच एमसम लिमिटेड शुड डिडक्ट TDS आउट ऑफ पेमेंट मेड टू FIA ऑन परचेज ऑफ लिस्टेड शेयर्स। ठीक है, अब इस देख लेते हैं इसका हमें केस में क्या दिया हुआ है। हाँ ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये पढ़ लेते हैं। एमसम लिमिटेड बॉट शेयर्स ऑफ 30 करोड़ फ्रॉम FII। ठीक है, ऑल द शेयर वर लिस्टेड। ठीक है, LTC जुआ 2 करोड़ का, STC जुआ आपका 5 करोड़ का। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये तो हमारा कौन सा 112A वाला है और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा 111A वाला है, क्योंकि दोनों लिस्टेड है। आप देखोगे FII है यहाँ पर, तो FIA वाला तो आपको पता है किस में कहाँ पे कवर होता है, FI वाला कवर होता है हमारा 115AD में। 115AD में यहाँ पे जो भी रेट दिया हुआ वैसे वही रेट है जो 115 हमारा 111A और 112A में दिया हुआ है। लेकिन अब TDS की बात आती है तो TDS का आप देखोगे यहाँ पे जो सेक्शन लगता है TDS का हमारा कौन सा सेक्शन लग जाता है, यहाँ पे 115AD से कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन जो है 196D है। अब 196D में भी TDS का रेट वही है जो सेक्शन में, लेकिन हमारा 196D है वो एक्सक्लूड करता है कैप गेन के TDS को। जो कैप गेन पर TDS है वो 196D जो है वो एक्सक्लूड करता है, कैप गेन पर कोई भी TDS नहीं लगेगा। तो इसमें तो कोई हमारा TDS लगेगा नहीं कैप गेन वाली इनकम पर, तो इसका आप आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका निल, हो जाएगा D। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा है। हाँ, नेक्स्ट में हमसे पूछा है व्हेन वाइफ ऑफ मिस्टर आनंद केम टू इंडिया एंड रेंडर सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म रनिंग अ हॉस्पिटल इन UK, द इनकम सो अर्न इज कवर्ड अंडर आर्टिकल ऑफ टैक्स ट्रीटी एज पर UN मॉडल। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है। वाइफ ऑफ मिस्टर आनंद इज अ फिजिशियन डॉक्टर। ठीक है, रनिंग अ हॉस्पिटल एज पार्टनरशिप फर्म इन UK, शी विजिटेड इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म टू ट्रीट द पेशेंट एंड स्टे फॉर 180 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, इनकम अराइजिंग फ्रॉम पेड टू द। ठीक है, UK में पेड हो जाती है। आप देखेंगे UN मॉडल, वैसे तो आपने UN मॉडल पढ़ा है तो उसमें हमारे केवल UN मॉडल में हमारा कौन सा आर्टिकल 14 है, हमारा आर्टिकल 14 आपने पढ़ा, वो किसका, इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विस का है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो भी हमारे प्रोफेशनल वाले होते हैं या फिर एजुकेशन आर्टिस्टिक जो होते हैं वो हमारे इसमें आते हैं, आर्टिकल 14 में आते हैं। लेकिन उसमें क्या, अब आप कहोगे कि उसमें तो एक कंडीशन हमारी 183 डेज वाली कंडीशन है, आपने देखा उसमें 183 डेज वाली कंडीशन है तब टैक्स होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे केवल ये 180 डेज
रही है यहाँ पे इंडिया में, तो आप कहोगे इसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। बट वहाँ पे क्या आप देखोगे, जो 183 डेज है वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपका टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। 183 डेज तो केवल ये डिसाइड करता है कि आपका रेसिडेंस में टैक्स होगा कि सोर्स में टैक्स होगा। मतलब यूएन मॉडल में अगर स्पेसिफिक दे रखा है तो वो आएगा तो उसी आर्टिकल में, बट डेज जो है जो हमारा स्टे बस ये डिसाइड करेगा कि हमारा रेसिडेंस में होगा सोर्स में होगा। तो 183 डेज का यहाँ पे कोई भी रिलेवेंस नहीं आएगा। ये तो तब आता है जब वो हमसे सोर्स या फिर रेसिडेंस टैक्स पूछता, लेकिन उसने केवल आर्टिकल पूछा तो आर्टिकल तो हमारा आ जाएगा, आर्टिकल 14 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी। अब देखते हैं नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट में हमसे पूछा व्हाट इज द टाइम लिमिट अंडर विच अप्रूविंग पैनल मस्ट गिव द डायरेक्शन टू द कमिश्नर एज रिगार्ड टू अदरवाइज एज गार प्रोविजंस फॉर असेसमेंट ऑफ एम्स अनलिमिटेड। ठीक है, इसका पहले हम क्वेश्चन वो पढ़ लेते हैं। केस स्टडी में हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फालतू की बात छोड़ो, मैं आपको मेन बता देता हूँ। इसमें क्या है, ही मेड रेफरेंस टू द कमिश्नर एंड सब्सिक्वेंटली रेफर टू द अप्रूविंग पैनल ऑन 23/9/20 को, और रेफरेंस जो रिसीव्ड हुआ अप्रूविंग पैनल को वो 3/10/20 को हुआ। अब इसमें क्या है, हम जब ये अप्रूविंग पैनल वाला देखते हैं तो इसमें क्या है, डेट ऑफ रिसीट से देखते हैं। डेट ऑफ रिसीट से क्या है, 6 महीने देखते हैं। तो आप देखोगे डेट ऑफ रिसीट इसकी क्या है, 3/10/20 है। अब 3/10/20 से 6 मंथ फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ। अब यहाँ पे इसका लास्ट डे आप कर दोगे तो लास्ट डे इसका क्या हो जाएगा, इसका लास्ट डे हो जाएगा 31/10/20। 31/10/20 में आपको 6 मंथ प्लस कर देना है, तो हमारा 6 मंथ क्या आ जाएगा, 30/4/21 का आ जाएगा। तो इसकी जो लास्ट डेट हो जाएगी वो हो जाएगी 30/4/21। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा, टाइम लिमिट पूछे तो हो जाएगा 30/4/21 ए हो जाएगा इसका आंसर। इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमसे क्या पूछा हुआ है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लायबल फॉर डिसअलाउंस एंड टाइम लिमिट फॉर रिपेट्रिएशन, ऑल्सो स्टेट सेकेंडरी एडजस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ एम्सन लिमिटेड रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट डिडक्शन एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं केस स्टडी में हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है केस स्टडी में, तो इसमें पढ़ लेते हैं। ये तो ऊपर की तो फालतू चीज़ है, ठीक है, यहीं से पढ़ लेते हैं हम डायरेक्ट। फॉर द ईयर एंडेड दिस नेट इनकम ऑफ एम्सन लिमिटेड कंप्यूटर 500 लाख दे रखे आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट इनकम दे रखी है, तो मतलब ये हमें क्या दे रखा होगा, ये हमें दे रखा होगा यहाँ पे पीबीटी, नेट इनकम दे रखी है। तो ठीक है, अब हमें अगर इबिड्डा निकालना है, क्योंकि 94 बी के लिए इबिड्डा निकालना पड़ेगा। इबिड्डा के लिए फिर हमें नीचे की हमें चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा, तब इबिड्डा निकलेगा। इसको हम कर लेते हैं भाई, डेप्रिसिएशन 260 लाख का है, 260 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारा एमोटाइज, मैं अभी सेकंड वाली पे मैं भी आता हूँ। एमोटाइजेशन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारा आ जाएगा, हमारा है 60 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉय हमारी कितनी 50 करोड़। तो जो 60 लाख होगा ये भी हमारा उसमें ऐड बैक हो जाएगा पीबीटी में। अब आती है इंटरेस्ट की बात। अब इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट तो उसने बोरो करी है 850 की, जिसमें से 600 उसकी है लेट टू पेरेंट कंपनी मतलब एई को। ठीक है, असेसी वाइल डिटरमाइनिंग एएलपी जो रेस्पेक्ट जो इंटरेस्ट ऑन लोन था उसने सुओ मोटो 105 उसमें ऐड कर दी। अब आपने 94 भी पढ़ा हो तो उसमें कहता है चार्ज टू पीजीपी इनकम, कहता है कि जितनी पीजीपी इनकम में एक्चुअली चार्ज हुई है वो देखनी होती है। अब आप देखोगे यहाँ पे है तो हमारी 600 है, पर उसने 105 दोबारा से ऐड कर दिया है। तो जो हम इसकी 94 बी के लिए जो हम इंटरेस्ट लेंगे वो हम लेंगे 600 माइनस 105 लेंगे। ठीक है, अब हम क्योंकि अब देखोगे इसमें से इसने 105 तो पहले से कहते हैं हमारा एडबैक कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो 850 होगा वो तो हम पूरी पहले से एडबैक कर देंगे उसमें हमारे पीबीटी में इबिड्डा निकालने के लिए, और 105 हम माइनस कर देंगे क्योंकि 105 तो उसने पहले से एडबैक कर दिया था ना उसमें। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका आंसर में जो बनाया हुआ है। हाँ जी, ये देखिए ये पीबीटी हो गया हमारा, डेप्रिसिएशन आ गया, एमोटाइजेशन आ गया, और इंटरेस्ट जो 850 की टोटल थी और 105 की जो उसने पहली एडबैक करी हुई थी। तो टोटल जो उसकी पीएनएल में जो चार्ज हुई है वो तो 850 माइनस 105 ही चार्ज हुई है। तो हमारी 15 पैंसठ का हमारा इबिड्डा आ गया, उसका 30% करेंगे, इतनी हमारी अलाउेबल है। और इस पर हम करेंगे तो उसने एक्चुअल चार्ज उसने पीएनएल इतनी करी है, तो 25.5 होगा जो उसकी डिसअलाउ हो जाएगी। अब उसने क्या पूछा, रिपेट्रिएशन के बारे में पूछा। रिपेट्रिएशन हमारा क्या होगा, उसमें कुछ नहीं दे रखा है तो हम नॉर्मल केस लेंगे। नॉर्मल हमारा ड्यू डेट आ जाएगा, 90 डेज ऐड कर देंगे तो 28/2/22 तक उसको रिपेट्रिएट करनी पड़ेगी। उसने रिपेट्रिएट नहीं करी तो जो कैरी, तो उसको कहते हैं डीम्ड लोन मान लेंगे। और ये जो कैरी फॉरवर्ड का उसने पूछा था वो 8 साल तक 25.5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट में हमें दिया हुआ इज द कमीशन इनकम ऑफ मिस्टर राजेश चार्जेबल टू इनकम टैक्स और कैन एओ इशू नोटिस फॉर टैक्सिंग इनकम अर्नड इन इंडिया बाय अपोलो फ्रॉम सेलिंग गुड्स इन इंडिया। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। हाँ जी, ये हमें दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। अपोलो आईएनसी ऑस्ट्रेलिया बिसाइड्स इन्वेस्टमेंट एम्सन लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज एंड डॉल्स। ठीक है, अपोलो आईएनसी सोलिसिटेड सर्विस ऑफ मिस्टर राजेश एनआरआई है। ठीक है, प्रेजेंटली लिविंग इन सिंगापुर। विजिट राजेश कहता है इंडिया विजिट करता है दुर्गा पूजा के टाइम पे, मतलब सितंबर टू नवंबर
सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने करता है एंड सिक्योर ऑर्डर फ्रॉम इंडियन बायर फॉर सप्लाइंग टॉयज एंड डॉल्स। ठीक है, अब इसका स्टे देखने तो स्टे इसका बनेगा आपका 120 डेज का। ठीक है, अब आगे पढ़ते क्या दिखा है। फंक्शन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है मिस्टर राजेश की, इंक्लूड टाइमली डिस्पैच ऑफ गुड्स, सेफ रिसीट ऑफ डिलीवरी एंड रेमिटेंस अमाउंट टू अपोलो एंड बिसाइड द आइटिनरी जो राजेश की होती है रिगार्ड्स डेट टाइम प्लेस विजिटेड बाय हिम। ठीक है, अपोलो एनसी करती है उसको। ही यूजली स्टेड मोर देन 120 डेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए मोर देन 120 डेज यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो ड्यूरिंग द एवरी प्रीवियस ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर राजेश वॉज पेड 15 लाख। ओके, एज कमीशन, और उसका बैंक सिंगापुर में डायरेक्ट हुआ है। ये टोटल जो उसकी हुई है अमाउंट ऑफ परचेज इंडियन कस्टमर से टोटल क्या हुआ 300 करोड़ की उसने सेल करी अपोलो के लिए। अब उसमें से क्या है नॉर्मल प्रॉफिट जो अपोलो अर्न करती है वो 10% करती है। अब देखो इसमें क्या होगा, पहले तो हमारा राजेश की 15 लाख इनकम है वो एक्यूराइज इन इंडिया हुई क्योंकि उसने इंडिया में काम करा है। दूसरी बात 120 दिन से ज़्यादा रहता है वो, लेकिन वहाँ पे क्या है उसने सीधे लिखा हुआ है कि सितंबर से नवंबर आता है, तो मतलब 120 दिन से ज़्यादा पर 182 डेज से तो कम ही है। तो इसमें क्या होगा हमारा वो वाला केस लग जाएगा 15 लाख से इनकम से पहले देखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो वाला केस भी नहीं लग सकता। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो हमारा हम देखते हैं कि हमारा 120 से 182 डेज के बीच में होगा और लास्ट के चार प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज से ज़्यादा होना चाहिए, तब वो RNR बन जाता है। वो हम कब देखते हैं, वो तब देखिए जब 15 लाख से हमारी ज़्यादा इनकम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे एग्जैक्टली 15 लाख इनकम है, तो यहाँ पे हम वो RNR वाला केस नहीं देखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट NR बन जाएगा। तो 15 लाख NR बन जाएगा। एक्यूराइज इंडिया NR होता, RONR होता, कोई भी होता, ये तो सीधे टैक्सेबल होती। तो क्योंकि एक्यूराइज इन इंडिया तो 15 लाख तो टैक्सेबल होती। अब वहाँ पे दूसरा हमसे क्या पूछा था, अपोलो का पूछा हुआ था कि अपोलो के लिए इनकम टैक्सेबल होगी नहीं होगी। तो अब आप देखें जो बिजनेस कनेक्शन की एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहता है, अब उसके अकॉर्डिंग हम देखें अपोलो है बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। कैसे हो गया, क्योंकि राजेश से वो क्या कर रहा है, आप देखें उसमें 3 तरह की चीज़ आती, कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल रोल इन लीडिंग टू कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आप देखेंगे सब काम वो यही कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइमली डिस्पैच कर रहा है, रिसीट कर रहा है, तो वो प्रिंसिपल रोल तो यहाँ पे निभा रहा है ना। तो आप देखेंगे इससे उसका बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा अपोलो का, और उससे क्या होगा उसकी जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम कितनी जो नॉर्मल प्रॉफिट जो है 10% ऑफ सेल का, तो उसका इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कैलकुलेट टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर आनंद एंड ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम। ठीक है, इसका अब देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये तो ऊपर की बात फालतू की दे रखी है, यहीं से पढ़ते हैं। आनंद की फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी क्रेडिटेड टू हिज बैंक। पहले तो रुक जाओ, मैं ऊपर आपको एक चीज़ पढ़ा देता हूँ। वैसे आनंद 40 ईयर्स का है और NRI है। ठीक है, NRI है वो। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें 2 चीज़ देखनी पड़ेगी, तो नॉर्मल प्रोविजन भी देखना पड़ सकता है और हमारा चैप्टर 12 है वो भी देखना पड़ सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डिविडेंड इनकम है, ये डिविडेंड इनकम हमारी उस वाली में इन्वेस्टमेंट इनकम में नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि एक तो फॉरेन कंपनी के ऊपर है, ये फॉरेन कंपनी के ऊपर है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम पे नहीं आएगा। इस पर तो जो नॉर्मल टैक्स लगता है NRI के ऊपर वो लग जाएगा, ये तो चैप्टर 12 में भी नहीं आएगा। ठीक है, और हमारा बाद में क्या करा है, आनंद सोल्ड शेयर्स ऑफ एलोरा फार्मा लिमिटेड जो लिस्टेड है, सब्सक्राइब फॉरेन। ठीक है, कन्वर्टेड फॉरेक्स में करा हुआ था इसने। आगे क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख की, सोल्ड करें 7 लाख का, STT पे करा हुआ है, और इसको बोनस शेयर भी इशू हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो सोल्ड करे इसने 3.5 लाख के। ठीक है, अब आप इसका देखेंगे मार्केट फेयर FMB दे रखी है इसने 5.40 की दे रखी है ओरिजिनल की, और 2.10 दे रखी है इसने बोनस शेयर की। आप देखोगे इसमें, आप देखो दोनों चीज़ लग सकती है आपकी, नॉर्मल प्रोविजन भी लग सकता है 112 और आपका चैप्टर 12 भी लग सकता है, पर इसमें चैप्टर 12 में नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि चैप्टर 12 में क्या होता है, जो LTCG होता है वो क्योंकि देखो आपको इंडेक्सेशन तो दोनों में नहीं मिलना, ना 112 में मिलना, ना चैप्टर 12 में में भी नहीं मिलेगा। लेकिन चैप्टर 12 में क्या होता है, डायरेक्ट हमारा सीधे 10% टैक्स हो जाता है हमारा LTCG। लेकिन 112 में क्या होगा, वो आपका 1 लाख माइनस होगा तब आपका चार्जेबल होगा। तो 1 लाख का तो आपको एग्जाम्पशन तरह से मिल ही जाएगा ना उसमें, तो इसलिए हम डायरेक्ट 112 लेंगे क्योंकि बेनिफिट है इसके लिए। तो 112 में क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो हमारा कंपेयर किस किस को करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के। सबसे पहले हम करेंगे जो इसका 7 लाख के जिसने सेल करा और जो FMB इसकी 5.40, दोनों कंपेयर करेंगे। लोअर हम इसका क्या करेंगे, लोअर लेंगे, लोअर हमारा क्या आ जाएगा 5.40 आ जाएगा। अब लोअर को हम किससे कंपेयर करेंगे, इसके जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख हायर देखेंगे, हायर हमारा कितना जाएगा 5.40, तो इसका जो 7 लाख है इसमें से 5.40 जो है ये माइनस हो जाएगा और आपका कैप गेन आ जाएगा। अब इसमें हम ये जो है हमारा STT पेड, इसका हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 7th प्रोविजो आपका जो सेक्शन 48 का 7th प्रोविजो बताया हुआ है उसमें क्या है कि ना परचेज सेल, किसी में भी आपको STT का तो ट्रीटमेंट करना ही नहीं है। ठीक है, अब इसका बोनस शेयर की बात आती है, तो बोनस शेयर में हम क्या करेंगे, बोनस शेयर में
हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कुछ होती नहीं है। आपने जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का सेक्शन है उसमें दे रखा है बोनस शेयर की कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होती, केवल सेल प्राइस पे हम करेंगे। सेल प्राइस का 3.5 लाख है तो यही आपका कैप गेन बन जाएगा, इस पर आपका डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। लिस्टेड शेयर है तो 10% का ही आपका टैक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है हमें, आनंद एक्वायर्ड शेयर ऑफ 100 शेयर अनलिस्टेड कंपनी के परचेज करें 167 के, सोल्ड करें 640 के। तो इसमें क्या होगा, ये तो हमारे वैसे ही, ये जो आप देखोगे इसमें क्या करा हुआ है। अब आपने सेक्शन 112 पढ़ा हो, 112 में एक स्पेशल हमें केस दिया हुआ है। क्या दिया होगा, अगर कोई एनआर होता है, अनलिस्टेड शेयर होते हैं उसके पास, और उसके ऊपर उसको एलटीसी जो होता है, तो उसका क्या होता है, उसका डायरेक्ट 10% लग जाता है विदाउट कंसिडरिंग फर्स्ट प्रोविजो और सेकंड प्रोविजो। हम उसमें कुछ भी कंसिडर नहीं करते। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी उसको कोई भी आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कन्वर्टेबल था तो कन्वर्टेबल फॉरेक्स में था भी नहीं, तो उसको फर्स्ट प्रोविजो भी नहीं मिलना था। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा 167 की हमें उसने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 640 में से माइनस कर देंगे, जितना आपका आएगा वो 10% पे टैक्स हो जाएगा। अब इसने देखा ही मेड ए इन्वेस्टमेंट 6 लाख बाय वे ऑफ डिपॉजिट इन इंडियन कंपनी। अब देखो इसका मुझे समझ में नहीं आया, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा इसमें, पता नहीं हमें इन्वेस्टमेंट का क्यों दे रखा है। क्योंकि नॉर्मल अगर हम देखें, अगर इसका अगर ये न्यू कंपनी होती, नई इंडियन कंपनी होती, तो इसका 54 GB में हमें तो भी मिल जाता डिडक्शन। क्योंकि नई वाली कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हम देख लेते हैं वोटिंग शेयर होता कुछ, इसमें ऐसी कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो देखो इसका तो मुझे पता नहीं है क्यों दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का, मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिससे बाकी कोई पता चल जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। मैं इसमें जो आंसर करूँगा वो मैं इसको इग्नोर करके करूँगा, क्योंकि मुझे इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं पता, इसका क्यों ही दिया। हो सकता है इंस्टीट्यूट ने ऐसी दी हो कन्फ्यूज़ करने के लिए, क्या हो सकता है कुछ सेंस हो, पर मुझे समझ में नहीं आ रही है। आगे देखते हैं, ही पेड 40,000 टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस फॉर हिज फादर बीइंग सीनियर सिटीजन एनआर। तो 80D में हमने पढ़ा हुआ है कि कोई सीनियर सिटीजन के लिए क्या कहते हैं वो एनआर होता है, तो लिमिट लगती है, वो इंडिविजुअल की लिमिट लगती है नॉर्मल वाली। तो नॉर्मल वाली हमारी क्या लिमिट है, 25,000 की लिमिट है। तो इसमें जो हमारी पेरेंट वाली लिमिट है वो नहीं लगेगी, 40,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। और ये सब हमें केवल कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी CII का यूज नहीं है। तो अब हम इसका पहले देख लेते हैं आंसर जो मैंने बनाया है वो क्या है। हाँ, आप देख सकते हो ये हमारा सीधे डिविडेंड है, ये पूरा हमारा टैक्स हो जाएगा, ये स्लैब पे टैक्सेबल हो जाएगा, स्लैब रेट पे बिल्कुल। और हमारा कैप गेन जो है ओरिजिनल का देखेंगे, ओरिजिनल का है 7 लाख है, उसमें से 5 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई, 10% पे टैक्स हो जाएगा। बोनस शेयर में से कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें नहीं मिलेगी, ये सीधे हमारा 10% पे टैक्स हो जाएगा। और कैप गेन है जो हमारा अनलिस्टेड वाला, वो हमारा 112 में चला जाएगा, उसका सेल प्राइस में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या 4,73,000 हमारा 10% पे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। GTI हो गया ये हमारा, और 80D का हमें डिडक्शन मिल जाएगा 25,000 का। TI हो गया ये हमारा। अब इसके बाद क्या है हमारा 112 में आप देखिए 5,10,000 आ गया। 5,10,000 कैसे आया, एक तो हमारा ये आ गया 160 का और 350 का, ये हमारा 5,10,000 आ गया। इसमें से 1 लाख का तो हमें डिडक्शन मिल ही जाएगा, और उसमें 10% करके 41 आ गया। 112 वाले पे 47,300 आ गया। इस पर आप स्लैब लगाओगे तो स्लैब में आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे स्लैब लगाने से पहले आपको 25,000 का डिडक्शन लेना पड़ेगा। आप डिडक्शन ले लेंगे, आपका 4,300 आ जाएगा। आपका सेस वगैरह जोड़ के जो है 96,300 आ जाएगा, वो आप जिसको राउंड ऑफ भी करोगे 288B में। ठीक है, ये हमारा हो जाता है। अब हम नेक्स्ट की स्टडी करते हैं इसकी। नेक्स्ट की स्टडी में हमारा पहला MCQ है, हमसे पूछा है कैन सिल्वर लिमिटेड क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स एक्सेसिवली डिडक्टेड बाय इट ऑन रॉयल्टी पेड टू जैस्मिन। ठीक है, इसका हम पहले देख लेते हैं कि स्टडी में क्या दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमें क्या दिया हुआ, पढ़ लेते हैं इसको। सिल्वर लिमिटेड हैड टू पे रॉयल्टी टू जैस्मिन ऑफ जर्मनी यूजिंग ब्रांड ओन्ड बाय, ठीक है, फॉरेन कंपनी एज पर दी एग्रीमेंट क्या है हमारा, इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन रॉयल्टी पेबल बॉन्ड बाय सिल्वर लिमिटेड। ठीक है, DTAA में बोला है इन्होंने 10% बोला है, लेकिन उसने क्या कर दिया 20% पे कर दिया। 400 लाख की रॉयल्टी थी। अब बताओ, ठीक है, अब आप देखोगे सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले हमारा आप देखोगे ये जो है, ये वाला हमारा ट्रांजैक्शन जो 115A है, उसमें तो देखो हमारे कवर होगा नहीं। 115A में क्या होता है, जो गवर्नमेंट अप्रूव ट्रांजैक्शन होते हैं वो कवर होते हैं। सेकंड क्या सीन है, अगर गवर्नमेंट अगर हमारा 115A में नहीं आता है तो इसका हमारा अगर हम डोमेस्टिक लॉ में देखें, डोमेस्टिक लॉ में इसकी क्या रेट आते हैं, फिर इसका 40% रेट आएगा डायरेक्ट, इसको 40% पर। और इसके साथ ही आपने जो एक पढ़ा होगा हमारा सर्कुलर है, वो सर्कुलर है आपका एना टैक्स में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। मैं सर्कुलर नंबर है हमारा 7/2007। इस वाले सर्कुलर में क्या बोला हुआ है, जब टैक्स जो हमारा उसने क्या करा है, अगर टैक्स डिडक्ट कर दिया है हायर रेट जो कि डोमेस्टिक लॉ में बताया हुआ है, लेकिन DTAA में लोअर टैक्स है, तब उसको डिडक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या लिखा डोमेस्टिक लॉ में जो हायर रेट बताया उस पर काटा हुआ होगा, अगर
तब अगर कंपैरिजन में देखें वो अगर हायर है तब होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे उसने 20% पे काट दिया। 20% हमारा कोई डोमेस्टिक लॉ में इंडिया वाले में तो बताया नहीं है, इंडिया वाले में 40% रेट बताया है। तो उसने एज पर डोमेस्टिक लॉ हायर रेट नहीं काटा, उसने अपने हिसाब से काट दिया। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से तो इसको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि रिफंड की कंडीशन यही है कि डोमेस्टिक लॉ में जो हायर रेट बताया उस पर काटा हुआ होना चाहिए उसने। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर बन जाएगा ए। इसका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा है। नेक्स्ट में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प अफ्रेड लिमिटेड सॉल्विंग द इंटरप्रिटेशनल इश्यूज डिस्प्यूट्स ऑफ आर्टिकल DTAA। ठीक है, अब देख सकते हैं ये हमें 4 दिए हुए, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, ये भी आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, ये आपको इसका 8th चैप्टर में आपको मिलेगा, और APA ये भी आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल ही जाएगा। अब आप देखोगे, मैं इसको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे मैंने बता दी कहाँ कहाँ पे मिल जाएगा, वहीं पे आप जाके पढ़ लोगे। मैं बताता हूँ। अब देखो DRP जो होता है हमारा, DRP किस लिए होता है, केवल असेसमेंट के अंदर काम आता है हमारा। जो 143(3), 143(7), 153(a) के जो असेसमेंट होते हैं वहाँ पे काम आता है। इंटरप्रिटेशनल इशू में इसका कोई भी काम नहीं है, तो हमारा कट हो गया। अब इसके बाद मैप में मैं बाद में पढ़ता हूँ। इसका MLI का मतलब क्या, MLI हमारे किस लिए होता है, मॉडिफिकेशन के लिए होता है TDs के, इंटरप्रिटेशनल के लिए ये भी नहीं होता, तो ये भी कट हो जाएगा। तीसरा क्या आता है हमारा APA हमारा किस लिए होता है, वो क्या सर्टेनिटी बताता है कि अब आपको इतना सर्टेन हो गया, अब आपका इतने पे ही टैक्स लगेगा। ये भी हमारा कभी इंटरप्रिटेशनल इशू भी नहीं होता, तो इंटरप्रिटेशन के पे ये भी नहीं आएगा। अब आता है मैप। अब चैप्टर 1 में जहाँ पे मैप दिया हुआ है वहाँ पे आप देखेंगे 3 चीज़ें दी हुई हैं, वहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई हैं। वहाँ पे जो एक चीज़ है उसमें हमें एक चीज़ क्या दी हुई है, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटी, इसके लिए मैप लगता है। तो अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग BEPS इज इंटेंडेड टू कर्ब द अप्रोचेस अडॉप्टेड बाय VK लिमिटेड टू रिड्यूस इनकम टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अब देखो इसमें तो पहले देखो हम ये MCQ यही पढ़ लेते हैं ऑप्शन, तो इसमें से हमें काफ़ी कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। अब देखो एक्शन प्लान 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और एक्शन 5 यहाँ पर भी है। तो एक्शन प्लान 5 लगेगा भी, तो अभी हमें नहीं देखना क्योंकि चारों में दिया हुआ है। अब दूसरा आप देखते हैं एक्शन प्लान 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। एक्शन प्लान 6 भी चारों में दिया हुआ है। तो अब हमें ये दोनों पे हमें सोचना ही नहीं, क्योंकि ये तो हमें चारों दिए हुए हैं। अब हमें केवल बात किन पे करनी है, इन सब पे करनी है जो हमारे रह गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें हमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे केस स्टडी में। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे इसमें जो फालतू बातें मैं आपको हटा देता हूँ, बहुत मेन चीज़ पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो फालतू का दिया हुआ है, टू अवॉइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PE इन इंडिया VK लिमिटेड रिसोर्टेड टू स्प्लिटिंग द कॉन्ट्रैक्ट इनटू 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो PE के लिए कराया, तो आपको पता है PE के लिए तो हमारा स्पेसिफिक हमारा जो एक्शन प्लान नंबर 7 है वो हमारा लग जाता है, अगर PE को वो करता है, इरोड करने की कोशिश करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 कॉन्ट्रैक्ट फर्दर VK लिमिटेड वांट्स टू रूट द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू सब्सिडरी कंपनी DTAA बिटवीन इंडियन कंट्री एंड जो 12 पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट टू कंस्टिट्यूट PE मान लेता है वो। लेकिन सिंस कंट्री एंड का लोअर टैक्स है, VK लिमिटेड वांट्स टू एज्यूम की रिस्क इन सब्सिडरी देयर एंड सिग्निफिकेंट अपना रेसिडुअल प्रॉफिट एलोकेटेड टू कंट्री एंड, क्योंकि वहाँ पे कम रेट दिया हुआ है। अब आप देखोगे यहाँ पे हायर प्रॉफिट के बारे में बताओ। अब हायर प्रॉफिट में हमारा क्या होता है, आप देखोगे एक्शन प्लान 11 पढ़ेंगे आप। एक्शन प्लान 11 में दिया हुआ है, वहाँ पे देखिए अगर हायर रेट पे टैक्स होता है तो समझ सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट इरोड हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आंसर में क्या है वो मैं नहीं कह रहा, मेरे अकॉर्डिंग एक्शन प्लान नंबर 7 है जो एक्स्ट्रा हो सकता है, और एक्शन प्लान 11 है। अब देख लेते हैं क्या है इसमें आंसर में बता दो, एक्शन प्लान 11 है नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या एक्शन प्लान 7 तो हमें पता चल गया, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो A होगा, B होगा, या फिर इसका आंसर होगा D, क्योंकि इन तीनों में दिया हुआ है। ये C को तो हम भूल ही जाते हैं। अब हमें अब नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है एक्शन प्लान 7 तो हो गया। अब एक्शन प्लान अगर 3 भी हमारा हो जाता है या फिर 8 to 10 हो जाते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा एक्शन प्लान 3 आप जो देखेंगे वो हमें CFC के बारे में बात करता है। अब वहीं पे काफ़ी सारी जो थियोरी दी हुई है एक्शन प्लान 3 के स्टार्टिंग में, वहाँ पे आप थियोरी में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत एक्शन प्लान 11 जैसी बात करी हुई है कि लोग क्या करते हैं, क्योंकि CFC का आपको कंसेप्ट पता ही है, वो देखते हैं जहाँ पे कम टैक्स होता है वहाँ पे अपनी CFC एस्टेब्लिश कर लेते हैं जिससे उनको कम टैक्स लगता है। तो हमारा एक्शन प्लान 3 भी यहाँ पे काम कर सकता है। तो मेरे इस अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा D। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले MCQ पे देखते हैं। नेक्स्ट हमसे MCQ में क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एज्यूमिंग नरेन, रवि एंड प्रेम हैविंग सिमिलर एंड इक्वल सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, तो बता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड एज पर आर्टिकल 24 ऑफ UN मॉडल। अब 24 हमें दिया हुआ है नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए। अब देखो इसका मुझे थोड़ा डाउट, वैसे डाउट नहीं है,
कंफर्म नहीं है वैसे तो इसका आंसर देखो ए होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नाम ही उसका नॉन डिस्क्रिमिनेशन, आप पूरे को पढ़ेंगे तो उसमें ये बोला है किसी भी चीज़ के ऊपर नॉन, हम किसी को डिस्क्रिमिनेट करेंगे नहीं। तो ऑल द थ्री ऑफ द टैक्सेबल इक्वली एंड देयर इज नो रूम फॉर डिस्क्रिमिनेशन, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा है। हाँ जी, नेक्स्ट में हमें कहा है हाउ मच इज पेबल बाय सिल्वर लिमिटेड बाय वे ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है, डिजिटल एडवर्टीजमेंट यूज्ड फ्रॉम डिगी कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, आप देखें यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, सिल्वर लिमिटेड पेड 3.5 लाख फॉर ऑनलाइन डिजिटल एडवर्टीजमेंट स्पेस टू डिगी कॉर्पोरेशन। 3.5 लाख पे करा हुआ है, कोई पी नहीं है उसका। ठीक है, और 2.3 लाख भी उसने पेबल है। आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या करा हुआ है, यहाँ पे है पेड की बात करी हुई है, यहाँ पे पेबल की बात करी हुई है, डिगी कॉर्पोरेशन फॉर एडवर्टीजमेंट। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं किस पे करेगा नहीं, किस पे नहीं कटेगा। अब आप सेक्शन 165 पढ़ते हैं, वहाँ पे दोनों लिखा हुआ है, जो एनआर को, जो मतलब फॉरेन कंपनी, उसको चाहे रिसीव्ड हो चाहे रिसीवेबल हो, दोनों पे आपका इक्वलाइजेशन लेवी कटेगा। तो आप 3.5 एंड 2.3 दोनों को आप कंसिडर करेंगे इक्वलाइजेशन लेवी के लिए। तो आप हम देखते हैं 3.5 एंड हमारा 2.3 को अगर आप दोनों कंसिडर करते हैं, कहाँ है इसका, हाँ, दोनों कंसिडर करके उस पर कितने रेट से लगेगा, उस पर 6% के रेट से आपको निकालना है। 6% के रेट से अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये सी वाला 34,800। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या पूछा हुआ है, डिस्कस ब्रीफली द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ रॉस आईएनसी बाय लोटस आईएनसी एंड कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ लोटस आईएनसी। ठीक है, इसका पढ़ लेते हैं। यह आपका यहाँ पे वोडाफोन केस लॉ बताया हुआ है, केस लॉ के ऊपर है हमारे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो लोटस आईएनसी यूएसए की है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बैडमैन, ये कोई भी काम की बात नहीं है, फालतू है। 55 लाख के जो शेयर्स है इन रॉस आईएनसी है। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ पढ़ लो, द एंटायर शेयर होल्डिंग इन रॉस आईएनसी वॉज एक्वायर्ड बाय लोटस आईएनसी इन 50 लाख डॉलर में करी हुई थी उसने ऑन 25/4/11। तो आपको पता है जब भी हमें अगर वो लगाना होता है अपना वोडाफोन वाला केस लो लगाते हैं तो 5% से ऊपर देखना पड़ता है। तो 5% से ऊपर यहाँ पर है तो इसका यहाँ पे वोडाफोन वाला केस लो लग सकता है। अब आगे और भी चीज़ देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है, कनाडा रॉस आईएनसी कनाडा हु हैज़ पी इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया में पी है उसकी। लोटस ने क्या है 11 लाख शेयर जो है सोल्ड करे हैं जैस्मिन को 22 लाख रुपये पे। ठीक है, और एंटायर शेयर होल्डिंग एक्वायर्ड। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, ये जितना मुझे यहाँ पे तो मोस्ट प्रोबेबली लगता है आईसीए ने यहाँ पे गलती करी है इस क्वेश्चन में शायद। अब आप देखो, एक तो पहली बात तो हमारा जो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, वो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पीवीसी 2021 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जब पीवीसी 2021 है तो हमें यहाँ पे 21 जो हमें पीवीसी 21-22 का क्या ही मतलब है, हमारा यहाँ से हमारा इसका कोई भी रिलेशन नहीं है यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन का। लेकिन बता दूँ यहाँ पे इस डेट यहाँ पे इन्होंने गलत दी है, पर ये इन्फॉर्मेशन इनको देनी थी, पर यहाँ पे डेट गलत दे दी है उन्होंने। अब देखो, क्योंकि आपको पता है जब भी हमें देखना पड़ता है क्या, हमें देखना पड़ता है कि जो हमारी बुक वैल्यू है, हमें स्पेसिफाइड डेट के लिए पता करना पड़ता है। बुक वैल्यू अगर ट्रांजैक्शन डेट पे हमारी 15% से ज़्यादा होती है तो हम ट्रांजैक्शन डेट को स्पेसिफाइड डेट मानते हैं, तो उसी डेट पे हमारा सब कुछ होता है इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका ट्रांजैक्शन डेट आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन डेट है 25 नवंबर की है। और आप देखोगे यहाँ पे हमें एक तो क्या क्या चीज़ चाहिए, जरूरत होती है हमें, एक तो ईयर एंड की जरूरत चाहिए होती है, जो ट्रांजैक्शन से जस्ट पहले वाला ईयर खत्म हुआ हो। ट्रांजैक्शन हमारा कब है, ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं हमारा कब है 25 नवंबर 20 को है, तो उससे जस्ट पहले हमारा कौन सा ईयर खत्म होगा, 31/3/20 वाला खत्म हुआ होगा। और हमें ट्रांजैक्शन डेट का डेटा चाहिए होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, ये जो आप देखेंगे ये जो डेट है, ये मैं इसको अब जो सॉल्व करूंगा आंसर वो मैं इसी तरह सॉल्व करूंगा। इसको मैं मानूंगा 31/3/20 का डेटा दिया हुआ है ईयर एंड का, और ये जो डेटा दिया हुआ है ये हमें डेटा दिया हुआ है 25 नवंबर का, 25 नवंबर 20 का दिया हुआ डेटा। और सेम फिर इसके साथ भी हो जाएगा, सेम इसके साथ भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें स्पेसिफाइड डेट के लिए क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ेगा जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो एसेट है इसकी। अब हमें स्पेसिफाइड डेट के लिए क्या करना पड़ता है, जो बुक वैल्यू एसेट है उसको कंपेयर करते हैं। तो बुक वैल्यू इसकी एसेट इसकी टोटल कितनी होगी जो ईयर एंड पे, वो 30, 3 और 18 हो जाएगी 21, और हमारी ट्रांजैक्शन डेट को हो जाएगी 7 और 22 कितनी जाएगी 29। अगर आप इसको करेंगे परसेंटेज निकालेंगे इसका, तो इसका जो परसेंटेज आ जाएगा वो आएगा 138%। तो ये 15% तो ज़्यादा है, 38% है, तो इसका हमारी स्पेसिफाइड डेट क्या हो जाएगी, स्पेसिफाइड डेट हमारी हो जाएगी ये वाली ट्रांजैक्शन डेट जो कि हमारी है 25/11/20 की। ठीक है, तो 25/11/20 को हमारा सब कुछ ट्रांजैक्शन हम देखेंगे यहाँ पर। अब 25/11/20 को हमारा स्पेसिफाइड डेट पता चलेगी। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है वो ड्राइव फ्रॉम इंडिया होती है कि नहीं है। उसमें हमारी 2 कंडीशन आती है, तो 50% वाली कंडीशन और एक 10 करोड़ से वाली कंडीशन है। तो आप देखोगे हमारी जो इंडियन जो एसेट है, हमारी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट है इंडिया की 25/11 को, 25/11 हमारी कौन सी है, तो ये वाली है और ये वाली डेट है हमारी 25/11 को। इंडिया में क्या 24 करोड़ है, तो ये तो हमारी
ये हमारा 24 करोड़ हो गया। और दूसरा हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं अपनी 50% वाली चीज़ देखते हैं। 24 करोड़ हमारी 10 करोड़ से ज़्यादा ही है। अब 50% देखें तो कैसे देखेंगे, पहले 24 करोड़ डिवाइड बाय 24 प्लस 8 हो जाएगा हमारा, तो ये भी हमारा 50% से ज़्यादा हो जाएगा, 75% आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये हमारा वोडाफोन केस में प्रॉपर लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसका, आप देखो सबसे पहले तो ये हमारी जो कंपनी है, हमें कंपनी के बारे में कुछ बताया कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, पहले देख लेते हैं हम। बस आप देख सकते हैं इंडियन बस उसकी पी है। ठीक है, तो इस पर जो हमारा नॉर्मल जो हमारा 112 है वो लग जाएगा। 112 में क्या होगा, अब हमारा एक तो देखो 112 में क्या है, जो 22 लाख का तो हमें सेल प्राइस दिया हुआ है, उसमें से हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है हमारी, ये केवल 11 लाख जो है इक्विटी शेयर वो सेल करा है उसने। टोटल तो उसके पास क्या थे, 55 लाख शेयर थे। तो आप इसका 1/5 कर देंगे। 1/5 करेंगे, किसका करेंगे, जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख का 1/5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 लाख। 22 में से 10 माइनस कर देंगे, 12 लाख की आपकी आ जाएगी कैप गेन आ जाएगा। उसको आप रेट आप देखेंगे, रेट हम कौन सा लेंगे, रेट आप रूल 115 के अकॉर्डिंग ले लेंगे। और मैं आपको नीचे बता देता हूँ जो आंसर मैंने करा हुआ है, रूल 115 के अकॉर्डिंग रेट ले लेंगे और उसकी फिर आप टैक्स लगा देंगे। हाँ, यहाँ पर कौन सा हमारा, ठीक है, हाँ ये वाला है। आप देख सकते हैं जो एंटायर शेयर होल्डिंग करी हुई है, यस ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता ही दिया, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था। और इसके बाद अब आप देखते हैं हमें क्या है, सेल प्राइस 22 का दिया गया, यहाँ पे 10 लाख हो गया, 12 लाख का हमारा कैप गेन हो गया। 71 का आप टैक्स रेट देख सकते हैं रूल 115 के अकॉर्डिंग। और इसमें फिर आपका 75% जो आपका प्रोपोर्शनेट है, जितना इंडिया में एसेट है 75% आई थी हमारी, कितनी आई थी 24/24 प्लस 8, तो हमें 75% है, उस पर लगा लेंगे 639 आ जाएगा। उस पर अपना नॉर्मल जो LTCG का रेट है जो 10.4 वो लगा देंगे, जो 10% है प्लस आपका सेस लग जाएगा 10.4, तो आपका आ जाएगा 66.456%। ठीक है, अब देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे। नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ नरेन फॉर AY 21-22, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी बतानी है आफ्टर डिडक्शन ऑफ FTC। फिर आंसर भी डिफरेंट, अगर कोई DTAA नहीं होगा। ठीक है, DTAA है और DTAA नहीं है। पहले इसका हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें केस स्टडी में। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ पहले तो नरेन CEO ऑफ सिल्वर लिमिटेड की, हम CEO हमने सिल्वर लिमिटेड देखी थी, हमारी कहाँ की, कोलकाता की है, तो ये क्या है, ये इंडिया का होगा बंदा। ठीक है, नरेन जो 50 ईयर का सिल्वर CEO का वो है, अपना CEO है सिल्वर लिमिटेड का सिंस। ठीक है, हिज इनकम जो कंसिस्ट सैलरी बिफोर डिडक्शन, ठीक है 23 लाख की है। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 3 लाख का है। इंटरेस्ट जो है हमारी 61 की है। आउटसाइड इंडिया वो रहा था 1/4/2004 से 31/3/2015 तक। फॉलोइंग इनकम फ्रॉम द ईयर एंडेड, ठीक है 2021 में क्या है, उसकी बिजनेस इनकम हुई है कंट्री पी में $25,000 की। डिविडेंड उसको मिला है, कितना मिला है, $10,000 का मिला है। कैप गेन उसको हुआ है $5,000 का हुआ है ऑन शेयर जो कंपनी बाहर की लिस्टेड थी। ठीक है, और क्रेडिटेड उसकी बैंक आउटसाइड इंडिया में ही हो गया। ओके, आगे पढ़ते हैं क्या दे रखा है। आगे दे रखा है इंडिया इज DTAA कंट्री पी, ठीक है, एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट। DTAA में क्या दे रखा है, 20% रेट दिया हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल इनकम। ठीक है, और वो टैक्स का पे करता है, वो 25/5 को पे करता है। आप डेट याद रखना, 25/5 को पे करता है। तो हम जो FTC का रेट होगा, FTC का हम क्या रेट लेते हैं, एज पर रूल 128, रूल 128 के अकॉर्डिंग हम कौन सा रेट लेते हैं, वो लेते हैं हम लास्ट मंथ, जब हम वो लास्ट डे ऑफ प्रीसीडिंग मंथ जब उसका टैक्स उसने पे करा हुआ हो, तो वो हमारा हम ले लेंगे 30/4 का रेट ले लेंगे। आपका बाद में फॉरेक्स रेट दिए आप वहाँ से देख लेना, 30/4 का रेट ले लेंगे। और ये जो उसकी बाकी जो इनकम है, यहाँ पे हम इनकम के लिए क्या ले लेंगे, रूल 115 के अकॉर्डिंग ले लेंगे। जो 115 जो भी PGP वगैरह की इनकम है वो हम इस पर फिगर आउट कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पता चल जाएगा हमें कौन सा रेट लेना है। अगर आप कंफ्यूजन है कौन सा रेट लेते हो तो आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं, मैंने उसके बाद शॉर्ट्स बनाया हुआ है, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा उसके बाद। ठीक है, हमें क्या करना है, अब इसके बाद आप देख सकते हैं, एक तो यहाँ पे जो हमें कैप गेन दिया हुआ है, हमें पता नहीं है कौन सा कैप गेन है, लेकिन मैं इसको LTCG मान के चल रहा हूँ। क्यों मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कंट्री पी में केवल यहाँ से यहाँ तक ही रहा था 2004 से 2015 तक। अब उसके बाद क्या हुआ, कैप गेन इसको कब हुआ है, कैप गेन इसको हुआ है 31 मार्च 21 को। तो अगर इसने अगर कंट्री पी में मोस्ट प्रोबेबली इसने क्या परचेस करा होगा, तो मैं लेकर वेस्ट खैर परचेस कर सकता है, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वहाँ पे रहा था उसने तभी परचेस करा था। तो इसका अगर आप इसने 2015 तक ही परचेस कर लिया था, 31 मार्च 2021 को इसको हो रहा है कैप गेन होता है, वो LTCG बनेगा। ठीक है, हमने पूरा देख लिया। अब इसका हम आंसर पढ़ लेते हैं, आंसर जो मैंने बनाया हुआ है। हाँ जी, आप देख सकते हैं इसकी जो सैलरी है, सैलरी में से आपको क्या है, एक तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल 115 BAC लग जाएगा इस पर। रूल 115 BAC, सॉरी रूल कह रहा हूँ, सेक्शन 115 BAC। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैंने आपको साथ दिखाना भूल गया, इस पर सेक्शन 115 BAC ने ऑप्ट करा हुआ है। ठीक है, अब हाँ जी, आपका ये नहीं लगा। और HP का जो लॉस है वो भी नहीं लगता 115 BAC में। इसकी जो इंटरेस्ट है 1.6 लाख की वो आ जाएगी। अब जो कंट्री पी का जो है
कंट्री पी में इसको पीजीपी की इनकम हुई है, डिविडेंड की हुई है और कैप गेन की हुई है। इन तीनों पे आप रूल 115 देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा 71, 70 और 70 का ही रेट लगना है इस पर। तो इसके अकॉर्डिंग इनकी वैसे 25 हुई है, 71 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों आपके आ जाएंगे इस तरह से। टोटल इनकम क्या आ जाएगी 52,85,000 आ जाएगी। अब इस पर जो टैक्स पहले तो LTCG जो लगा हुआ है यहाँ पे 3.5 लाख का, इस पर लग जाएगा 20% लग जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 70,000। अब हमारा LTC कौन सा 112 वाला है, ठीक है। अब जो बाकी की जो इनकम है आप देख सकते हैं, और कोई भी हमारी स्पेशल ऐसी कोई इनकम नहीं है, तो ये जो सारी इनकम है हमारी स्लैब पे लग जाएगी। स्लैब लग जाएगा तो इसका हमारा आ जाएगा 12,18,000। टोटल जो हमारा 14,73,472 आ जाएगा, और इसका एवरेज रेट हमारा आ जाएगा 27.88%, ठीक है। अब कंट्री पी में आप वैसे कंट्री पी का देखें, आपको लगेगा कि रेट तो हमारा 20% ही दिया हुआ है, मैं रेट क्यों निकालना, पर मैं कहता हूँ ये वाली गलतियाँ बिल्कुल मत करना। हमारी केस स्टडी है, केस स्टडी डाइजेस्ट में, उसमें भी बिल्कुल इसी चीज़ के ऊपर टेस्ट करा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, हमें प्रॉपर पहले रेट निकालना है। अब देखो कैसे निकालोगे आप एवरेज, जो फॉरेन कंट्री में जो आपने पे करा हुआ है उसका रेट। देखो सबसे पहले तो हमारा क्या है यहाँ पर, आप देखो जितने भी आपका कितने हैं, ये आपको इनकम कितनी हुई है 25, 10 और 5, हमारी कितनी है 40K की आपको इनकम हुई है। उस पर 20% सब पे टैक्स लगता है, ठीक है। 20% टैक्स लगा दिया। अब हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, हम 72 लेंगे। 72 में आपको बताया रूल 128 का, हम जो टैक्स रेट आता है FTC का हमारा वो ले लेंगे, तो उसमें 172 आ जाएगा। और उसके डिवाइड बाय हम इनकम कर देंगे, जितनी इनकम टैक्सेबल, जितनी इनकम उसकी वहाँ पे थी, टोटल इनकम इसकी कितनी थी। क्योंकि देखो हम ऊपर क्या करें, ऊपर हम 72 से मल्टीप्लाई करके उसको इंडियन में बना रहे हैं ना, INR में। तो INR में उसकी इनकम कितनी, 28,25, 28,25 कैसे है, ये 70,75 से ले 70,75, 7 लाख और 3,50,000 प्लस कर देंगे तो 28,25 आ जाएगी। इससे आपका टैक्स कितना निकल के आया, 20.39% निकल कर आएगा, ठीक है। अब इसका जो लोअर रेट लेंगे, लोअर रेट हमारा आ जाएगा 20.39। किस किस में कंपेयर करेंगे, एक तो हमारा इसमें 27.88 और 20.39, ठीक है। हमारा लोअर रेट आ गया 20.39। अब देखो हमारा एक तो सेक्शन 90 और सेक्शन 91 लग जाएगा। जब हमारे पास DTAA है, DTAA है तो क्या बोलता है वो बोलता है जितना आपने पे करा हुआ, अगर वो लोअर है, क्योंकि देखो आप हमारा 20.39 हमारा लोअर है टैक्स रेट। और वैसे भी आप देखोगे तो हमारा, आप अगर इसको भी कैलकुलेट करोगे ना यहाँ से कि इस पर 27.88 पर आप क्या करोगे, अगर आप ये इन पर आप लगा दोगे ना टैक्स रेट, ये हमारा कितना है 28.25 पर, तो जितना आपका टैक्स रेट आएगा उसको अगर आप यहाँ पे 40K को 20 से मल्टीप्लाई करके 72 जितना आएगा, आप इसको कंपेयर करोगे तो आपका फॉरेन टैक्स रेट ही कम आएगा, ठीक है। आप उसको देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना जाएगा 576 आ जाएगा। लेकिन तो हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 897 470 की आ जाएगी। लेकिन जब आप सेक्शन 91 लगाओगे तो 91 हमसे क्या कहता है, वो कहता है जो हमें रेट को कंपेयर करना है, इसलिए मैंने आपको रेट यहाँ पे निकलवाया था। लेकिन यहाँ पे आप कैसे बाई चांस की बात कह सकते हैं, रेट पे जो हम 28-25 जो हमारी टोटल इनकम है कहाँ से आई है, ये वाली जो हमारी इनकम है, ठीक है। 28-25 पे हम लोअर रेट लगाएंगे 20.39, तो वो भी हमारा 5.76 लैक्स आ रहा है। ये हो सकता है हमारा नहीं भी आता, पर हमारा इसमें बाई चांस के केस में आ रहा है तो ठीक है। वैसे हमें कैलकुलेट इसी तरह से करना है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब आप देख सकते हैं हमें नेक्स्ट में क्या पूछा है। नेक्स्ट हमें पूछा है, डू यू एग्री विद द अप्रोच सजेस्टेड बाय मिस्टर सिमोन, लीगल काउंसिल इन UK डिफेंडिंग केस इन इंडिया साइटिंग UK कोर्ट लॉ डिसीजन। ओके, further is it valid to interpret DTAA entered by India by adopting ambulatory approach? ओके, इसको हम देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में केस स्टडी में कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। सिल्वर लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूट ब्रैडमैन की है, ठीक है। सिल्वर लिमिटेड आप देखो कोलकाता की है, हाँ। एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग परफ्यूम्स, ठीक है। कंटेस्टेड टैक्स असेसमेंट हमारा 18-19 का है। डिस्प्यूट जो है DTAA के किस के ऊपर है, और कॉन्जुगेट टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। ग्रुप कंसल्टेड लीगल काउंसिल इन UK मिस्टर सिमोन फॉर एडवाइस। सिमोन ने क्या किया, साइट कराई UK कोर्ट डिसीजन को फॉर इंटरप्रिटेशन DTAA, जो उसके लिए बेनिफिट भी है। पर ही हैज ओपन दैट एनी टर्म नॉट डिफाइंड इन द इंडियन टैक्स लॉ बट डिफाइंड इन सब्सिक्वेंटली डिफाइन कर दिया गया है, तो उसको DTAA के इनको हम इंटरप्रिटेशन में ले लेंगे, जो कि उसके SSC के लिए बेनिफिशियल भी है। अब देखो सबसे पहले वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। आप देखोगे आपके मॉड्यूल में 7.36 पेज है, जो May 22 का जो नया मॉड्यूल है उसमें 7.36 पेज पर ही दिया हुआ है वो कि फॉरेन कोर्ट लॉ के डिसीजन है वो कर सकता है। और उसमें आप देखोगे आप कुछ का वो भी लगा सकते हो, आप जो हमारे वहाँ पे 3-4 केस लॉ दिए, विशाखापट्टनम का दिया हुआ है और आज़ादी बचाओ का दिया हुआ है शायद, जितना मुझे याद आ रहा है, और एक और केस लॉ दिया हुआ है, आप उनका रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा मैंने पूछा था एम्बुलेटरी अप्रोच से कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर आप देखेंगे हमारा आर्टिकल, अगर आप मॉडल टैक्स कन्वेंशन हमारा देखेंगे तो उसमें आर्टिकल 3 आता है। आर्टिकल 3 का आप सब अगर आप पैरा 2 पढ़ते हैं तो वहाँ पे मैं अप्रोच के बारे में बताया हुआ है। वहाँ पे जो मैं
पैरा 2 दिया हुआ, उसके नीचे नोट दिया हुआ जो कमेंट्री का है, उसमें दिया हुआ है कि एट द टाइम व्हेन टैक्स इज बीइंग लेविड, वहाँ पे ब्लैक वहाँ पे करा हुआ है, इन्होंने बोल्ड भी करा हुआ है, एट द टाइम व्हेन टैक्स इज बीइंग लेविड, ये तब हमारा लगाते हैं। तो अब उस केस में क्या देखेंगे, अगर आप वहाँ पे देखोगे तो जब टैक्स लगेगा तब वो अप्लाई करेंगे। तो इस केस में ये तो हमारा एम्बुलेटरी अप्रोच होगी, क्योंकि स्टैटिक में तो जो पुराना वाला होता है उसी को लेते हैं। तो हाँ, वो एम्बुलेटरी अप्रोच के अकॉर्डिंग कर सकता है। आप इसका आर्टिकल 3 पैरा 2 पढ़ लेना उसके लिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला जो इसका आंसर है, क्योंकि इसमें बेस्ड ऑन OECD बताया, आप वहाँ पे पढ़ लेंगे, उसकी नीचे कमेंट्री दिया हो तो आपको पता चल जाएगा। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दिस माई सजेस्टेड आंसर or have any query about paper 6 in general, please leave a comment. I will without a doubt respond to you. If you have some spare time, you can join our Telegram channel. I post MCQs there and you can also discuss your queries with me. So simply click the like button if you enjoy the video. To show your appreciation for my work, click the subscribe button. We'll meet again in the next video. Until then, take care and bye bye.